इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज से इस क्लास के माध्यम से यूपी एपीओ की प्री एग्जाम है तो पुलिस अधिनियम 1861 पढ़ाया जाएगा। तो पुलिस अधिनियम 1861 इसमें कुल धारा 47 है। यह 1861 का अधिनियम संख्या 5 है। गवर्नर जनरल की अनुमति 22 मार्च 1861 ईस्वी को मिली। पुलिस अधिनियम 1861 का जो उद्देश्य है, पुलिस को पुनर्गठित करना, अपराधों का निवारण करना, अपराधों का पता लगाना, पुलिस का अधिक दक्ष उपकरण बनाना। पुलिस अधिनियम 1861 का धारा 1 निर्वाचन खंड। तो निर्वाचन खंड में परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाओं में है जिले का मजिस्ट्रेट। तो जिले का मजिस्ट्रेट वह मुख्य अधिकारी जिस पर जिले के कार्यपालिका का प्रशासन का भार है और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, चाहे ऐसे कार्यपालिका प्रशासन से भारित मुख्य अधिकारी किसी भी नाम से ज्ञात हो। मजिस्ट्रेट शब्द की परिभाषा में है कि मजिस्ट्रेट के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण पुलिस जिले के सभी व्यक्ति आते हैं। पुलिस शब्द की परिभाषा में है कि पुलिस में वे सभी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए हैं समझे जाएंगे। साधारण पुलिस जिला से तात्पर्य है कि कोई प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान या उसका भाग जिसमें इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए आदेश दिए गए हैं। जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक, तो इसके अंतर्गत अपर जिला अधीक्षक अथवा संयुक्त जिला अधीक्षक अथवा अन्य व्यक्ति आता है जिसे किसी जिले में जिला पुलिस अधीक्षक के सब कर्तव्यों अथवा उनमें से किसी का पालन करने के लिए उस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है। संपत्ति, तो संपत्ति से तात्पर्य है कि कोई जंगम संपत्ति धन या मूल्यवान प्रतिभूति से है। नागरिक उड्डयन कार्मिक इसे 10 अगस्त 2001 को संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। व्यक्ति, तो कंपनियां निगम आता है। ढोर से तात्पर्य है सींगों वाले ढोरों के अतिरिक्त हाथी, ऊंट, गधे, खच्चर, भेड़ें, बकरियां और सुअर आते हैं। कुत्ता इसमें शामिल नहीं है। पुलिस की अधीनस्थ पंक्ति, तो पुलिस उपाधीक्षक की पंक्ति से निम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी पुलिस के अधीनस्थ पंक्ति के अंतर्गत समझे जाएंगे। धारा 2 यानी पुलिस अधिनियम 1861 का धारा 2 बल का गठन। तो धारा 2 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा जो रीतितः भर्ती किया जाएगा और ऐसे अधिकारियों एवं ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा और जो राज्य सरकार समय समय पर आदेश देगा। किसी पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की शर्तें राज्य सरकार द्वारा अवधारित होंगे। पुलिस अधिनियम 1861 का धारा 2 का खंड का यानी 2 का नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा। इसमें प्रावधान किया गया है। तो धारा 2 उपधारा 2 में कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत दिनांक को ऐसे दिनांक के पूर्व नियोजित समस्त नागरिक उड्डयन कार्मिक इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ पुलिस बल के सदस्य हो जाएंगे और धारा 8 के खंड का के उपबंधों के अनुसार औपचारिक रूप से भर्ती किए जाएंगे और तत्पश्चात कोई भी ऐसा नया सदस्य राज्य सरकार के समय समय आदेश के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। परंतु ऐसे दिनांक के पूर्व नियोजित कोई नागरिक उड्डयन कार्मिक महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश को संबोधित और उक्त दिनांक से 30 दिन के भीतर उक्त पुलिस बल का सदस्य न बनने के विकल्प की सूचना दे सकता है। ऐसी दशा में उन्हें 3 मास के वेतन के बराबर प्रतिकर देकर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना। तो पुलिस अधिनियम के धारा 3 में राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना के विषय में प्रावधान किया गया। तो इसमें प्रावधान किया गया कि साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस बल पर अधीक्षण का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा और राज्य सरकार द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा। इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय किसी पुलिस कर्मचारी को न तो अतिष्ठित करेगा और न ही इस पर नियंत्रण करेगा। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 4 पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक और ऐसे महानिरीक्षक आदि के विषय में प्रावधान है। तो धारा 4 में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक और ऐसे महानिरीक्षक आदि के विषय में प्रावधान है। तो पुलिस महानिदेशक का पद 1984 में सृजित किया गया। साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन एक अधिकारी में निहित होगा जो पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कहलाएगा। और ऐसे महानिरीक्षक एवं सहायक महानिरीक्षक में जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे निहित होगा। किसी जिले में पुलिस प्रशासन पर साधारण नियंत्रण और निर्देशन उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट में, जबकि विशेष नियंत्रण और निर्देशन जिलाधीक्षक और ऐसे अपर जिलाधीक्षक, संयुक्त जिलाधीक्षक और सहायक जिलाधीक्षक जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे में निहित होगा। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 5 पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की शक्तियां। तो धारा 5 में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक की शक्तियों के विषय में प्रावधान है। तो इसमें प्रावधान है कि साधारण पुलिस जिले में इन्हें मजिस्ट्रेट के संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी, किंतु वह उन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिरोपित मर्यादाओं के अधीन करेगा। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 6 ये निरस्त है। इस धारा के अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्न धाराएं निरस्त है, यानी धारा 6, 38, 39, 40, 41, यानी धारा 6, 11, 38, 39, 40 और 41 ये निरस्त धाराएं हैं। धारा 7 यानी पुलिस अधिनियम 1861 के धारा 7 अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति इत्यादि के विषय में प्रावधान है। धारा 7 में अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युतियों के इत्यादि के विषय में प्रावधान किया गया है। तो इसमें प्रावधान है कि इस धारा के तहत केवल अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारियों को ही विभागीय दंड दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जो निम्न दो प्रावधानों के अधीन है। संविधान के अनुच्छेद 311 के नियमों के अधीन, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों के अधीन, यानी अनुच्छेद 311 के नियमों के अधीन और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों के अधीन। संविधान के 311 में लोक सेवक को 2 संरक्षण दिए गए हैं। किसी लोक सेवक को उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा। किसी लोक सेवक को पदच्युत या उन्नत करने के पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा। इस धारा के तहत जो दंड निम्नलिखित पुलिस अधिकारी दे सकते हैं: पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिदेशक, पुलिस उप महानिरीक्षक, सहायक पुलिस महानिदेशक, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, जिला अधीक्षक गण या पुलिस अधीक्षक। जो दंड दिए जाने का आधार है वो कर्तव्य के निर्वहन में शिथिलता बरतना, कर्तव्य के निर्वहन में उपेक्षा करना, संबंधित पद हेतु अनुपयुक्त होना, अपने कर्तव्य का अनवधानता या उपेक्षापूर्ण ढंग से निर्वाह करना। इस धारा के तहत निम्नलिखित 8 प्रकार के दंड दिया जा सकता है, यानी पदच्युत करना, पदोन्नति करना, निलंबित करना, 1 मास के वेतन से अनधिक किसी राशि का जुर्माना, दंड रूप ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, अतिश्रम या अन्य कार्य के सहित या रहित, 15 दिनों से अनधिक कालावधि के लिए क्वार्टर परिरोध, सदाचरण के वेतन से वंचित करना, विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाना, अवरोध पर रोक को सस्ती करके वार्षिक वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना। यह प्रावधान 1944 में जोड़ा गया। पुलिस अधिनियम 1861 के धारा 8 पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र।
तो धारा 8 में पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र के विषय में प्रावधान है। तो इसमें प्रावधान है कि धारा 4 में वर्णित अधिकारियों से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पद में नियुक्ति एक प्रमाण पत्र मिलेगा जो निम्न अधिकारियों द्वारा मुद्रांकित होगा। महानिदेशक एवं महानिरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे महानिदेशक या महानिरीक्षक नियुक्त करें, ऐसे प्रमाण पत्र को धारण करने वाले व्यक्ति में पुलिस अधिकारी की शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार निहित होंगे। प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण, तो जब कभी प्रमाण पत्र धारण करने वाला व्यक्ति किसी कारण से पुलिस अधिकारी नहीं रह जाता, तब ऐसा प्रमाण पत्र प्रभावहीन हो जाएगा और उसके अधिकारी न रहने पर उसके द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सशक्त प्राधिकारी को तुरंत अभ्यर्थित किया जाएगा। ऐसा न करने पर ऐसा पुलिस अधिकारी इस अधिनियम की धारा 28 के तहत दंड का भागी होगा, जो 200 रुपए से अनधिक का जुर्माना या 6 मास से अनधिक का कारावास या दोनों से दंडनीय होगा। यदि कोई पुलिस अधिकारी अपने पद से निलंबित कर दिया जाता है तब उसे प्रमाण पत्र अभ्यर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे पुलिस अधिकारी के निलंबन की अवधि में पुलिस की शक्तियां, कार्य, विशेषाधिकार स्थगित हो जाएंगे, लेकिन वह उन्हें उत्तरदायित्व, अनुशासन और शास्तियों और उन्हीं प्राधिकारियों के अधीन रहेगा मानो वह निलंबित नहीं हुआ है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 8 का खंड का नागरिक उड्डयन कार्मिकों को प्रमाण पत्र, तो इन्हें प्रमाण पत्र पुलिस महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा दिया जाएगा जिसे राज्य सरकार नियुक्त करे। पुलिस अधिनियम की धारा 9, पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 मास की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे। तो धारा 9 में है कि पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 मास की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे। तो इसमें प्रावधान है कि कोई पुलिस अधिकारी निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में ही अपना त्याग पत्र दे सकता है। जब जिला अधीक्षक या इसे अनुमति देने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभियक्तता अनुज्ञा दे। जब कोई पुलिस अधिकारी अपने त्याग पत्र देने की आशय की सूचना 2 मास पूर्व अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दें और जिला अधीक्षक द्वारा त्याग पत्र की इजाजत दे दी गई है। धारा 9 का उल्लंघन पर धारा 29 में दंड का प्रावधान है। पुलिस अधिनियम की धारा 10, तो पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। तो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 10, पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। तो पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के लिखित अनुज्ञा से ही कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन वाले अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या पद में लगेगा। इस धारा को उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान धारा 29 में है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 11 निरसित है। पुलिस अधिनियम की धारा 12, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक के नियम बनाने की शक्ति। तो धारा 12 में महानिदेशक एवं महानिरीक्षक के नियम बनाने की शक्ति के विषय में प्रावधान है। तो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए नियम बना सकते हैं जो निम्न से संबंधित हैं, यानी पुलिस बल के संगठन, पुलिस बल का वर्गीकरण, पुलिस बल का वितरण, पुलिस बल के सदस्यों का निवास स्थान, पुलिस बल के सदस्यों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट सेवाएं, पुलिस बल का निरीक्षण, पुलिस बल के आयुध, पुलिस बल की साज सज्जा, गुप्त वार्ताओं का संग्रहण और संशोधन से संबंधित नियम, पुलिस बल के सदस्यों के कर्तव्यों के दुरुपयोग या उपेक्षा के निवारण हेतु नियम, पुलिस अधिकारियों को अपने कर्तव्य के निर्वहन में दक्ष बनाने के नियम। तो इन सब के विषय में नियम बना सकती है राज्य सरकार के अनुमोदन से। अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान धारा 13, 14 व 15 में है। तो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 13, व्यक्तिगत खर्चे पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी। तो पुलिस अधिनियम की धारा 13 में व्यक्तिगत खर्चे पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी के विषय में प्रावधान है। तो इस धारा के तहत अतिरिक्त पुलिस अधिकारी के नियोजन जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देशन के अधीन रहते हुए की जाएगी। ऐसी नियोजन के लिए आवेदन निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों में से किसी को दिया जा सकता है। पुलिस जो है पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक,
पुलिस उप महानिदेशक, पुलिस उप महानिरीक्षक, सहायक पुलिस महानिदेशक, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, जिला अधीक्षक। ऐसे नियोजन की मांग किसी स्थान पर शांति बनाए रखने के लिए की जाएगी। ऐसा पुलिस बल अनंततः जिलाधीक्षक के आदेशों के अधीन रहेगा। ऐसे पुलिस बल के खर्चे का भार आवेदनकर्ता वहन करेगा। ऐसे बल की वापसी हेतु आवेदनकर्ता 1 मास पूर्व की लिखित सूचना देकर कर सकेगा तथा 1 मास की सूचना के अवसान के पश्चात ऐसा व्यक्ति पुलिस के खर्चों से मुक्त हो जाएगा। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 14 रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति। तो पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक राज्य सरकार की सहमति से निम्नलिखित स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित कर सकते हैं। यानी कोई रेल, नहर या अन्य लोक कर्म या कोई विमानशाला, वाणिज्यिक समुत्थान देश के किसी भाग में चलाया जाए या क्रियाशील हो तथा इनमें नियोजित व्यक्तियों के आचरण और ऐसे आचरण की उचित आशंका के कारण ऐसे स्थान पर अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित करना आवश्यक है। ऐसी अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा ऐसे विनिर्माणशाला या उद्योग को चलाने वाले व्यक्तियों पर होगा। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 15 विक्षुब्ध या शंकापूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना। तो पुलिस अधिनियम के धारा 15 में विक्षुब्ध संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना के विषय में प्रावधान है। तो धारा 15 के उपधारा 1 में कि राज्य सरकार अपने राज्य के किसी भाग को विक्षुब्ध संकटपूर्ण क्षेत्र घोषित कर सकेगी। उपधारा 2 में है कि राज्य सरकार द्वारा विक्षुब्ध संकटपूर्ण क्षेत्र घोषित करने के पश्चात पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी राज्य सरकार की मंजूरी से उस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित कर सकता है। धारा 3 में है कि उपधारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए से अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा उस क्षेत्र के निवासियों से वसूला जाएगा। उपधारा 5 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे खर्चे के किसी भाग को वहन करने के दायित्व से किन्हीं व्यक्तियों या ऐसे निवासियों के किसी वर्ग या भाग को छूट दे दे। उपधारा 4 में है कि खर्चे का निर्धारण और विभाजन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। उपधारा 6 में है कि राज्य सरकार किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध संकटपूर्ण क्षेत्र घोषित करने के पश्चात ऐसी घोषणा को किसी भी समय वापस ले सकेगी या उसका समय बढ़ा सकेगी। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 15 का निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णीत करना। तो धारा 15 का में है कि निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णीत करना। तो इस धारा को उपधारा 1 में है कि यदि धारा 15 के तहत किसी क्षेत्र को राज्य सरकार विक्षुब्ध संकटपूर्ण क्षेत्र घोषित किया हो तथा ऐसे क्षेत्र के निवासी या उनके किसी वर्ग या भाग के दुराचरण के कारण कोई मृत्यु या घोर उपहत या संपत्ति को हानि या नुकसान उद्भूत हुई हो तब क्षति उठाने वाला व्यक्ति या उसका हित प्रतिनिधि क्षति की तारीख से 3 मास के अंदर उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट या उस जिले के उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रतिकर के लिए आवेदन दे सकेगा। पूर्व में यह समय 1 मास था। उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1939 में 3 मास कर दिया गया। इसमें परंतु अप्रैल 1939 के प्रथम दिन के पूर्व कारित मृत्यु या घोर उपहत या संपत्ति को क्षति के संबंध में प्रतिकर के ऐसे आवेदन की परिसीमा 4 मास होगी। उपधारा 2 में है कि प्रतिकर का निर्धारण जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार की मंजूरी से किया जाएगा, चाहे ऐसे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित हो या न हो। जिला मजिस्ट्रेट उन व्यक्तियों को घोषित कर सकेगा जिन्हें क्षति हुई हो, प्रतिकर की राशि और उनके वितरण को निर्धारित कर सकेगा तथा वह अनुपात भी निर्धारित कर सकेगा जिस अनुपात में आवेदक या विक्षुब्ध क्षेत्र के निवासियों द्वारा ऐसा संदाय किया जाएगा, परंतु आवेदनकर्ता तभी प्रतिकर पाने का हकदार होगा यदि वह दोष रहित हो तथा ऐसी क्षति बलवे या विधि विरुद्ध जमाव के कारण हो।
उपधारा 3 में है कि राज्य सरकार के आदेश द्वारा शपथ करके किसी भाग के समुदाय से किन्हीं व्यक्तियों या निवासियों के किन्हीं वर्ग या अनुभाग को छोड़ दे सकती है। उपधारा 4 में है कि जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किए गए प्रतिकर इत्यादि के आदेश के विरुद्ध आयुक्त या राज्य सरकार के समक्ष पुनरीक्षण के लिए आवेदन दिया जा सकता है। उपधारा 5 में है कि इस धारा के अधीन यदि प्रतिकर का निर्धारण कर दिया गया है तब उसके लिए कोई सिविल वाद नहीं लाया जाएगा। धारा 16 ने पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 16, धारा 13, 14, 15 व 15 का के अधीन संदेह धनों की वसूली और वसूली होने पर उसका बेन। तो धारा 16 में प्रावधान किया गया है कि धारा 13, 14, 15 और 15 का के अधीन संदेह धनों की वसूली और वसूली होने पर उसका बेन। तो ऐसे धनों की वसूली दो प्रकार से की जा सकती है। उपधारा 1 में है कि उस प्रक्रिया के तहत जिसके द्वारा सीआरपीसी के तहत जुर्माना वसूल किया जाता है, धारा 421, 422। उपधारा 2 में है कि सक्षम न्यायालय में सिविल वाद दायर करके यह सभी धन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा वसूल किए जाएंगे तथा राज्य सरकार के बेअधीन होंगे। इसकी उपधारा 2 निश्चित है। उपधारा 3 में है कि धारा 15 के खंडका के अधीन संदत्त या वसूल किए गए सब धन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा उन व्यक्तियों को जिनको और उन अनुपातों में जिनमें वह इस धारा के अधीन संदेह हैं दिए जाएंगे। तो इस प्रकार धारा 16 तक धारा 17 से आगे प्रावधानों को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।